नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैक्सवेल इक्वेशंस। तो दोस्तों आपका मैक्सवेल से इक्वेशन पूछ लेते हैं आपके एग्ज़ाम में कई बार, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लेना है क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपका मैक्सवेल इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो। वी हैव सीन दैट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर स्टेशनरी मीडिया रिक्वायर ए सेट ऑफ 4 इक्वेशंस नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसने क्या बताया है आपका, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना एक स्टेशनरी मीडिया के लिए, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। वो आपकी क्या कहलाती है, मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो हो गया ना आपको। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपका पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए। वो आपकी क्या कहलाती है, मैक्सवेल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में आपकी क्या फॉलो करती हैं, आपकी ये फॉलो करती हैं। देखो पहले क्या है आपका, जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है ना, आपका किसके इक्वल होता है, आपका रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है फॉर चार डेंसिटी रो। जब आपकी चार डेंसिटी आपकी रो होती है तब, ठीक है। यदि आपकी 0 चार डेंसिटी हो तो आपका डाइवर्जेंस ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पहली इक्वेशन है मैक्सवेल की, ठीक है। और ये आपका क्या करती है, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सेकंड क्या आपका डाइवर्जेंस बी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल डॉट बी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका 0 होता है। ये आपकी क्या होती है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन होती है, ठीक है। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट करती है, गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। थर्ड आपका करली, करली आपका क्या होगा, करली को आप क्या लिख सकते हो, डेल क्रॉस ये लिख सकते हो। ये आपका क्या होगा, माइनस करली बी अपन करली टी के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो गई, जो फैराडे लॉ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शो करती है, ठीक है। ये आपकी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन होगी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर आगे आपकी करल बी, करल बी को आप क्या लिख सकते हो, डेल क्रॉस बी लिख सकते हो। ये आपका किसके इक्वल होता है, आपका न्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट करली अपॉन करली टी प्लस जे। तो ये आपकी क्या होती है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है। और ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जो आपने मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था ना उसको, ठीक है। तो आपकी 4 इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की। तो पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, डाइवर्जेंस डॉट ई। तो डाइवर्जेंस आपका क्या होता है, डेल होता है इसका सिंबल, डेल डॉट ई आपका क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन ये आपका साई होता है, साई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। सॉरी मैंने ये सिग्मा बोल दिया हुआ, आप देख लेना। ये आपका क्या चार डेंसिटी है, ये आपका क्या होता है, रो होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कब होता है, जब आपकी चार डेंसिटी आपकी रो होती है तब, ठीक है। और जब आपकी 0 चार डेंसिटी हो तो आपका डाइवर्जेंस डॉट ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आपकी क्या मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। और ये क्या करती है, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। डाइवर्जेंस डॉट बी, और या डाइवर्जेंस को हम डेल कह सकते हैं, डेल डॉट बी आपका क्या होगा, 0 होगा। ये क्या क्या आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। और ये गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। थर्ड आ गया आपका करली, करल आपका क्या होता है, डेल क्रॉस ही होता है। ये आपका किसके इक्वल होता है, माइनस करली बी अपन करली टी के इक्वल होता है। और ये आपकी क्या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। और क्या रिप्रेजेंट कर दिया आपको, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आपका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका करल बी, करल बी को हम क्या लिख सकते हैं, और डेल क्रॉस बी ये आपका किसके इक्वल होता है, आपका न्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट करली अपॉन करली टी प्लस जे। तो ये आपकी क्या होगी, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होगी। और ये क्या करते हैं, आपके मॉडिफाई एम्पियर सर्किट लॉ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये आपकी क्या थी, डिफरेंशियल फॉर्म में थी। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे। तो आपका देखो डेल डॉट ई है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका सरफेस इंटीग्रल इजिकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो डी वी। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल का। हो गया, क्या हो गया आपका पहली इक्वेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, आपका 1/एप्सिलॉन नॉट होगा रो का वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल, ठीक है। सेकंड आपकी क्या होगी,
जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या होगा, वो होगा आपका माइनस करली बी अपन करली टी डी एस। ठीक है ना, करली बी अपन करली डी टी का आपका सरफेस इंटीग्रल होगा क्लोज पाथ में। ठीक है, साथ में आपका आया माइनस का साइन। ठीक है, ये आपकी थर्ड हो गई। और फोर्थ आपकी क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होगा, आपका न्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट करली ई अपॉन करली टी का वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल प्लस करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल। तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आ गई लीनियर फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो हो गया आपकी ये। और ये आपकी ये सभी इक्वेशन है ना, ये क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन है। ठीक है, और इन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस, नॉन लीनियर और इवन नॉन आइसोट्रोपिक मीडिया कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपकी होगी इक्वेशन ये। तो मैक्सवेल की पहली इक्वेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल कर दिया, और वो आपका किसके इक्वल, आपका रो के वॉल्यूम इंटीग्रल का 1/ε0 है। ठीक है ना, और सेकंड आपकी क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपका 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, आपका माइनस करली बी अपन करली टी के सरफेस इंटीग्रल के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या होगा, क्लोज पाथ में इक्वल टू न्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट करली अपॉन टी का सरफेस इंटीग्रल प्लस करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होती हैं। और इन सभी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, मतलब ये इक्वेशन किस किस में वैलिड होती हैं, आपकी नॉन होमोजेनियस, नॉन लीनियर और नॉन आइसोट्रोपिक मीडिया में आपकी ये वैलिड होती हैं। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन पढ़ ली। तो मैक्सवेल इक्वेशन अब हम इनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, पहले डिफरेंशियल फॉर्म वाली डिराइव करेंगे, फिर आपकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म वाली डिराइव करेंगे। ठीक है, इनका डेरिवेशन करेंगे। तो पहले क्या थी आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, तो वो क्या थी आपकी, डेल डॉट टी आपका क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो ये आपकी इक्वेशन क्या शो करती है, ये आपका गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये लॉ में क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका सरफेस इंटीग्रल होता है ना किसी भी क्लोज पाथ में या क्लोज सरफेस एस में, वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका जो आपका नेट चार्ज है ना सरफेस के अंदर उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या शो करती है, आपका गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये लॉ में क्या बताता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है ना क्लोज पाथ में या क्लोज सरफेस में, वो किसके इक्वल होता है, आपका नेट चार्ज है ना सरफेस के अंदर उसके इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया इसने, कंसाइडर सरफेसेस इनक्लोजिंग वॉल्यूम वी विद डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट। तो हमने क्या कर लिया, एक सरफेस एस मान लिया और उसके आपके पास वॉल्यूम क्या है, वी है, और उसके अंदर आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक आपका भरा हुआ। ठीक है ना, कि उसके अंदर आपका है डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, द चार्ज इनसाइड द सरफेस आर फ्री चार्जेस एंड पोलराइजेशन चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उसके अंदर आपके क्या है, सरफेस के अंदर आपके जो चार्ज है ना वो आपके क्या हैं, फ्री चार्जेज हैं, और उसकी पोलराइजेशन चार्जेस है ना वो आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस के कारण है। ठीक है, इसके बाद देखो, लेट रो एंड रो पी बी फ्री चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। तो आपका रो क्या आपकी फ्री चार्ज डेंसिटी है, और ये रो पी आपकी क्या है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, हो गया ये। तो इसके बाद देखो आप गोज लॉ लिखेंगे इनके टर्म में आप, और रो पी की टर्म में लिखेंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होगा, 1/ε0 हो गया, किसके इक्वल है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है। ठीक है, जो आपका नेट चार्ज है, नेट चार्ज आपका क्या है, रो प्लस रो पी डी के इक्वल है आपका। ठीक है, हो गया ये, क्योंकि आपने क्या मान लिए थे, ये आपने चार्ज डेंसिटी मान ली थी, ये फ्री के लिए है, ये पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है। तो हो गया आपका गोज लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया। अब देखो, आपने मान लिया आपका पी क्या पोलराइजेशन वेक्टर है, और वो क्या मेजर करता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम को मेजर करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं वो आपका पोलराइज चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया,
नाउ द टर्म डाइवर्जेंस पी। तो डाइवर्जेंस डॉट पी आपका क्या क्या बताएगा, क्या देगा हमें, द अमाउंट ऑफ पोलराइज चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। तो आपका डाइवर्जेंस पी हमें क्या देगा, पोलराइज चार्ज की अमाउंट बताएगा पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। हैज़ द पोलराइज चार्ज इन द रिवर्स इन नेचर टू दैट रियल चार्जेस। तो आपका पोलराइज चार्ज है वो क्या होगा, नेचर में रिवर्स होगा रियल चार्ज के, ठीक है ना। और वो में क्या मिलेगा, रो पी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस पी। तो पी आपका क्या पोलराइजेशन है, वो ये आपका क्या है पोलर मतलब रो चार्ज डेंसिटी है पोलराइजेशन में, ठीक है। और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या आपका, वो जो आपका रियल चार्ज है ना उसकी रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो डाइवर्जेंस पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट पी लिख सकते हैं। हो गया। इसके बाद क्या कर दिया, रो पी की वैल्यू आपने पुट कर दी इसमें इस इक्वेशन में, यहाँ तक आपके एज इट इज़, ये आपका रो सेम, रो पी की वैल्यू आपके पास ये होगी, ठीक है। अब देखो आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, तो वो आपका किससे रिलेटेड होती है, ये आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल है, तो इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डाइवर्जेंस ये हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया ये, ठीक है। तो ये आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ रखी है, किसके काम आती है, आपका सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने काम आती है, या वॉल्यूम को सरफेस में करते हैं तो काम आती है, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल आपके पास क्या हो गया, डेल डॉट टी इंटू डी वी का, सॉरी डेल डॉट टी का वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ठीक है। ये आपकी एज इट इज़ होगी इतनी, ठीक है। आ गया समझ में इतना। तो इसके बाद देखो इसने क्या कर दिया, इसने आपका देखो ये आपका रो डी वी था, देखो इसकी आपके इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो साथ में एप्सिलॉन नॉट इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, डी वी की टर्म ये है, डी वी की टर्म ये है, तो ये वाली टर्म आपके पास प्लस में आ जाएगी इस साइड में, तो प्लस में आ गई आपका डेल, और आपने क्या कर दिया डी वी आपने कॉमन ले ली, हो गया ये। तो इस साइड आपका बच गया रो डी वी बच गया, ठीक है। अब देखो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी प्लस पी इक्वल टू क्या होता है आपका डी होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इसकी जगह आपने क्या कर लिया, पूरा डी मान लिया, तो आपका क्या होगा डेल डॉट डी का आपका वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया ये, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डी प्लस पी आपका क्या होता है डी होता है, ठीक है। हो गया। और इक्वल टू आपका ये हो गया। तो आप वॉल्यूम इंटीग्रल से इस साइड वाला वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल कर देंगे, तो आपका आ गया ये। और आपने पढ़ा है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आपका क्या होता है फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपने एप्सिलॉन नॉट ई पुट कर दी, तो डेल डॉट ई आपका क्या आ गया, आपका रो अपन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये हो गया आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो हम आपको एक फिर से बताते हैं, देखो ये आपकी क्या गॉस लॉ है, ये इक्वेशन आपकी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये लॉ आपको क्या बताता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है ना क्लोज सरफेस में, वो आपका किसके इक्वल होता है, आपका जो नेट चार्ज होता है ना सरफेस के अंदर उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने एक सरफेस मान लिया, कंसाइडर कर लिया, और इसकी वॉल्यूम आपके पास क्या वी है, और उसके अंदर आपका क्या डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। और उसके अंदर जो चार्ज है ना सरफेस के अंदर, वो आपके क्या फ्री चार्जेज हैं, और जो पोलराइजेशन चार्जेज है ना वो किसके कारण, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण है, ठीक है ना। हो गया। जो सरफेस के अंदर आपके चार्ज हैं वो आपके क्या फ्री चार्ज हैं, और जो पोलराइजेशन चार्जेज हैं ना वो किसके कारण, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो आपने मान लिया आपकी रो और रो पी आपकी क्या हो गई, ये तो आपकी फ्री चार्ज डेंसिटी हो गई, ये आपकी क्या होगी पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी हो गई, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, गॉस लॉ को इन टर्म में लिख दिया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, आपका नेट चार्ज के इक्वल आ गया। आपका नेट चार्ज आपका क्या है, रो प्लस रो वी इंटू डी वी है, ठीक है। और 1/एप्सिलॉन नॉट है इसका, ठीक है। हो गया। तो देखो आपका पी आपने मान लिया एक पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। और वो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू पर यूनिट वॉल्यूम को मेजर करता है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं आपका पोलराइज चार्ज पर यूनिट एरिया को मेजर करता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, डाइवर्जेंस डॉट पी मान लिया, ठीक है। और वो आपको क्या देता है, पोलराइज चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम को के अमाउंट को बताता है, ठीक है।
डाइवर्जेंस पी आपको क्या देता है, पोलराइज चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम को आपका बताता है, ठीक है। तो आपका पोलराइज चार्ज क्या हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स इन नेचर टू दैट रियल चार्ज। तो आपका पोलराइज चार्ज है ना आपका क्या है, रियल चार्ज से रिवर्स में है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या आ गया, रो आ गया, पोलराइजेशन के लिए आपका क्या आ गया, ये आपकी क्या है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो आपकी किसके इक्वल आ गई, माइनस डाइवर्जेंस पी के इक्वल आ गई, ठीक है। और इसको हम डेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस इसने क्यों लिया, क्योंकि आपका जो रियल चार्ज होता है ना उसकी आपका रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। ये तो रो पी की वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी, रो पी की वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट करी तो आपका ये आ गया। तो आपका ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डेल डॉट टी का वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा ये, ठीक है। इजिकल टू आ गया आपका ये। तो आप 1/ε0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डी की इसके साथ कर देंगे, एक बार इसके साथ और इसके साथ भी होगी, ठीक है। तो आपकी इसके अलजेब्रा सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक जो आपकी डेल डॉट पी की टर्म आएगी डी के साथ, वो आपकी क्या आ जाएगी, इस साइड प्लस में आ जाएगी। तो उसमें से आप क्या कर लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे आपका, ठीक है। इसने बताया ये हो गया। और ये क्या कर लेंगे, आपका 1/ε0 है ना, ये आपका इस साइड मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ठीक है, ये भी कर लेना। तो ये हो गया आपका ε0 ई प्लस पी आ गया, कॉमन आपका क्या आ गया, डेल और डी आ गया, ठीक है। तो ε0 ई प्लस पी आपका क्या होता है, एक डी मानते हैं हम, ठीक है इसको। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी जगह आपने डी मान लिया, हो गया ये आपका। तो वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल कर दिया, तो आपका डेल डॉट डी आ गया इक्वल टू रो आ गया, ठीक है। डी आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ε0 ई होता है, तो पुट कर दिया आपने। तो ε0 इस साइड डिवाइड में आ गया, तो डेल डॉट ई आपका क्या आ गया, रो अपॉन ε0 आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को हम वो करेंगे डिराइव, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या होती है आपकी, बी का डाइवर्जेंस आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और डाइवर्जेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट बी भी लिख सकते हैं, वो आपकी क्या है, 0 है, ठीक है। तो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का भी रिप्रेजेंट करती है। और ये हमें क्या करती है, जो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ना किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है आपका, ठीक है। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या शो करता है कि जो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस में आपका क्या होता है, 0 होता है। तो आपने लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल, वो आपका 0 होता है, ठीक है। या आप क्या कह सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 0 होता है, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद ये आपको क्या सिग्निफाइज करता है कि आपका कोई भी मोनोपोल क्या है, आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज रिजल्टेड इनटू द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। तो आप मैग्नेटिज्म की जो स्टडी होती है ना, वो क्या करती है आपका, किसके रिजल्टेड के कारण होती है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना आपका क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या बताती है, स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म बताती है, ठीक है। क्या बताती है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। देयर फॉर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटरिंग एनी क्लोज सरफेस आर ऑलवेज इक्वल टू दैट लाइन कम आउट। तो इसने क्या बताया आपकी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लोज सरफेस में एंटर कर रही है ना क्लोज सरफेस में, वो आपके किसके इक्वल होंगे, जो आपके बाहर निकल रही हैं उसके इक्वल होंगे, ठीक है। इसलिए आपका BDS क्या आता है, इसका सरफेस इंटीग्रल आपका 0 आता है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या बताता है, आपका कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज सरफेस में एंटर कर रही है ना, वो आपका किसके इक्वल होगा, जो आपकी लाइन बाहर निकल रही है उसके इक्वल होगा, ठीक है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर देंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल चेंज कर देंगे, तो आपका ये हो गया, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस बी का वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखो ये इक्वेशन है, देखो इसकी साइड इक्वल है तो आपकी राइट साइड इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, आपका इसका सरफेस इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, तो आपके दोनों लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट भी इक्वल आ गई आपकी, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल उस साइड आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका डाइवर्जेंस भी क्या आ गया, आपका 0 आ गया। ये आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है, आ गया समझ में। तब हम क्या करेंगे, आपका थर्ड करेंगे।
आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, जो आपका कर्ल ई होता है ना, कर्ल ई आपका क्या होता है, डेल क्रॉस ई होता है, वो आपका क्या होता है माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी के इक्वल होता है। ये आपकी क्या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको क्या सोल्व करती है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को आपको शो करती है, ठीक है ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है ना और मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कैसे रिलेट होते हैं, आपका E माइनस d∅dt होता है, ठीक है। तो ये आपका किसके लॉ के अकॉर्डिंग है, आपका जो आपका फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन होता है ना उसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपका जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना तो आपका ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है, ठीक है। तब देखो फाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, BDS होती है, ठीक है, और उसका सरफेस इंटीग्रल, तो फाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद देखो आपने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल साइन आपने बाहर ले लिया, d/dt आपका अंदर चला गया, ठीक है। तो dB/dt हो गया, साथ में आपका ds है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपने क्या किया, आपका E है, आपका E आपके किसके इक्वल होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है आपका EMF, ठीक है ना। तो आपने E की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दी है, हो गया ये। तो आपका ये लाइन इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे आप, किससे कर देंगे आप, स्टोक थ्योरम से, ठीक है, इसने बता रखा है। EDL को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई हो जाएगा, उसका सरफेस इंटीग्रल आ गया। तो इसकी जगह आपने इसको आपने चेंज कर दिया सरफेस इंटीग्रल में। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो ये नेगेटिव टर्म है, इस साइड आके आपकी पॉजिटिव हो गई, तो दोनों में ds आपका कॉमन आ गया और साथ में सरफेस इंटीग्रल कॉमन आ गया। तब हम क्या कर देंगे, इसका ये सरफेस इंटीग्रल आपका इस साइड आके 0 हो गया, तो डेल क्रॉस ई प्लस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी हो गया = 0 आ गया। तो ये आपका इस साइड चला जाएगा, तो आपका कर्ली डेल क्रॉस ई आपका क्या आ गया, माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी आ गया। ये आपकी क्या हो गई, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई, ठीक है। तो आगे आपके समझ में, ये आपकी क्या होती है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को शो करती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, आपका किसके इक्वल होता है, -d∅/dt के इक्वल होता है, ठीक है। फाई आपका क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो आपका फाई आपका क्या था, BDS होता है, उसका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो फाई की वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है। आपने सरफेस इंटीग्रल बाहर ले लिया, dB/dt ds हो गया, ये हो गया इतना। तो इसके बाद आपका E आपका किसके इक्वल होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है, पुट कर दिया। इसको आपने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, और इसके बाद क्या, इस टर्म को आप इस साइड ले आए, प्लस में हो गई, दोनों में आपका सरफेस इंटीग्रल और ds कॉमन आ गया, ठीक है। और ds इस साइड आके 0 हो गया सरफेस इंटीग्रल, तो डेल क्रॉस ई प्लस ये आपका ये टर्म आ गई = 0 हो गया, ये टर्म आपकी नेगेटिव हो गई। ये आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। आगे आपके समझ में, तब हम करेंगे आपका डेल, ये आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडिफाई एम्पीयर सर्कुलर लॉ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, डेल क्रॉस B = μ0 × J प्लस कर्ली D अपॉन कर्ली T, ठीक है। D आपका क्या डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो ये आपकी क्या है, मॉडिफाई एम्पीयर सर्कुलर लॉ है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपका एम्पीयर सर्कुलर लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में डेल क्रॉस B = μ0 J होता है, ठीक है। बट मैक्सवेल नोटिस दैट समथिंग इज मिसिंग, तो मैक्सवेल ने क्या नोटिस किया, इसके अंदर आपका कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, कंसिस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, अदरवाइज इट इज़ इनकंसिस्टेंट, तो इसको आप रहने देना, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल फॉर्म होगी एम्पीयर सर्कुलर लॉ की, ठीक है। तो इसके बाद क्या कि मैक्सवेल ने इक्वेशन मॉडिफाई कर दी, किसके बेसिस पे, डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, वी टेक डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, डाइवर्जेंस कर देंगे। तो इसका करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंस डेल डॉट इंटू ए टर्म आ जाएगी आपकी, डाइवर्जेंस किया तो डेल डॉट अंदर आपका ये होगा, डेल डॉट अंदर आपकी टर्म आ गई, ठीक है। डाइवर्जेंस आपको पता है कैसे करते हैं, तो जैसे पी का डाइवर्जेंस करना आपका क्या हो जाएगा, डेल डॉट पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डेल डॉट इंटू आपकी टर्म डेल
डॉट अंदर आपकी टर्म ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो बट हमें पता आपका ये क्या होता है, आपका जीरो होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो होता है, तो आपका ओनली टर्म बच जाएगी ये आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो आपका डेल, तो आपका ये आ गया। तो अब क्या आप क्या कर लेंगे, न्यू नोट आप उस साइड ले जाएंगे तो आपका ज़ीरो हो गया। तो आपका डेल डॉट जे आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें क्या मिलता है, आपका डेल डॉट जे प्लस करली रो अपॉन करली टी आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आपका डेल डॉट जीरो आ गया, तो आपका क्या होगा, करली पी अपॉन करली टी जीरो आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपके पास जो टोटल फ्लक्स है ना, जो आपका क्लोजर बेस से आउट हो रहा है वो आपका क्या है, जीरो है, ठीक है ना। हो गया इतना। इसके बाद देखो ये आपका किसके लिए वैलिड है, स्टडी स्टेट फिनोमिना के लिए वैलिड है, बट नॉट वैलिड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। एंड फील्ड विच आर वेरी विद टाइम, और ये फील्ड आपका क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। हो गया ये क्या बताया आपका, ये फिनोमिना आपका स्टडी स्टेट के लिए वैलिड है, बट नो वैलिड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और आपका फील्ड क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी करेगा। तो इसके बाद क्या किया, मैक्सवेल ने सजेस्ट किया डेफिनेशन ऑफ टोटल करंट डेंसिटी जे को। क्या सजेस्ट किया कि आपकी टोटल करंट डेंसिटी जे है ना, उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, कंप्लीट इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। उसने सजेस्ट किया कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। तो उसने क्या ऐड कर दिया, जे ऐड कर दिया, और आपने क्या कर दिया, जे डैश क्या मान लिया, आपने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मान लिया, ठीक है। तो आपका ये होता है ना, उसमें आपने क्या कर दिया, जे डैश ऐड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आपने ऐड कर दी। तो आपका क्या होगा, डेल क्रॉस बी इजिकल टू न्यू नोट जे होता है, उसमें क्या कर दिया इसने, जे डैश ऐड कर दिया, ठीक है। जे की जगह आपने जे प्लस जे डैश हो गया। इसकी आप क्या कर देंगे, अब देखो इसने क्या कर दिया, दोनों साइड इसने क्या कर लिया, डाइवर्जेंस ले लिया, ठीक है। तो पहले तो हम इसके साथ प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्या कर दिया, दोनों साइड इसने डाइवर्जेंस कर दिया, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, डेल डॉट इंटू में आपकी टर्म प्लस न्यू नोट डेल डॉट जी प्लस न्यू नोट डेल डॉट जे डैश हो गया आपका, ठीक है। और आपको पता है ये आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो गया, तो आपका ये इजिकल टू ज़ीरो आ गया, और ये टर्म आपकी क्या आ गई, साइड माइनस में आ गई, और आपका न्यू नोट से न्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था, ये था। तो आपका क्या होता है, डेल डॉट जी प्लस करली रो अपॉन करली टी आपका ज़ीरो होता है, तो आपका ये भी ज़ीरो होगा, माइनस डेल डॉट जे डैश प्लस करली रो अपॉन करली टी भी आपका ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये आपका इस साइड आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव की टर्म हो गई, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, देखो आपका गोज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, डेल डॉट जी इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो रो की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल डॉट ई आ गई। तो हम क्या कर देंगे, इसमें जो आपकी वो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपने रो की वैल्यू पुट कर दी, तो डेल डॉट जे डैश इजिकल टू आपकी कर ली अपॉन कर ली टी था, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, रो की वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो आपका एप्सिलॉन नॉट डेल आपका कॉमन आ गया, कर ली ई अपॉन कर ली टी आ गया आपका, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अब आपने क्या कर दी, एप्सिलॉन नॉट आपने अंदर ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट ई आपका क्या होता है, डी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो आपने ये लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो डेल से आपने डेल कैंसिल कर दिया, तो आपका क्या आ गया, जे डैश इजिकल टू कर ली डी अपॉन कर ली टी आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर दी, इसकी वैल्यू आपने किसमें पुट कर दिया, आपकी इक्वेशन इसमें पुट कर दी, ठीक है। डेल क्रॉस बी इजिकल टू न्यू नोट जे प्लस कर ली डी अपॉन कर ली टी। तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने क्या कर दी, जे में एक नई टर्म ऐड कर दी, और वो क्या आपकी कर ली डी अपॉन कर ली टी है, और ये आपकी क्या डिनोट करती है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को जे डैश को आपकी डिनोट करती है, ठीक है ना। और ये हमें क्या शो करती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये इक्वेशन आपको क्या सॉल्व करती है, जो आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना,
स्पेस में वो क्या आपका इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना तो वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। हो गया ये। तो आपकी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, ये आपकी मॉडिफाई एम्पीयर सर्किट लॉ को रिप्रेजेंट करती है और इसमें आपका क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। एम्पीयर सर्किट लॉ आपका क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में डेल क्रॉस बी इक्वल टू न्यू नॉट जे होता है। तो इस टर्म में मैक्सवेल ने नोटिस किया कि कुछ मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, कंसेप्ट और डिस्प्लेसमेंट करंट का लिया, ठीक है ना। इसने ये सोचा था कि ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट है टर्म, ठीक है ना, कुछ मिसिंग है। तो इसने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, किसके बेस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस के ऊपर, ठीक है। तो आपका देखो ये आपकी इक्वेशन है, तो इसका इसने क्या करा, डाइवर्जेंस कर दिया दोनों साइड है। तो इसका डाइवर्जेंस आपके पास ये आ गया, तो आपका ये आपका जीरो होता है, तो आपका ये भी आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो आपका डेल आगे साइड जीरो, सॉरी डेल नहीं, आपका न्यू नोट इस साइड आके जीरो हो जाएगा, आपका डेल डॉट जे आपका इजिकल टू जीरो आ गया। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या देती है, डेल डॉट जे प्लस करली रो अपॉन करली टी आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो अपना आपका ये जीरो होता है, आपका ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो आपका टोटल फ्लक्स है ना, जो क्लोज सरफेस से आउट करा वो आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने क्या बताया, आपका ये जो फिनोमिना है ना आपका स्टेडी स्टेट के लिए वैलिड है केवल, ठीक है। और ये आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि फील्ड आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो इसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, सजेस्ट किया, जो आपका टोटल करंट डेंसिटी जे होती है ना वो क्या आपकी कंप्लीट है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, एक कुछ टर्म ऐड कर दीजिए के साथ, ठीक है ना। और वो टर्म आपकी क्या होगी, जे डैश होगी, और जे डैश आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होगी, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या बताया था, आपका टोटल करंट डेंसिटी जे है ना ये इनकम्प्लीट है, तो इसने कुछ टर्म इसमें ऐड कर दी, और वो टर्म क्या आपकी जे डैश है, ये आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो डेल क्रॉस बी इजिकल टू न्यू नोट, जे में आपने ऐड कर दी जे डैश, ये आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, ये आपकी कंडक्शन करंट डेंसिटी है, ठीक है ना। तो इसके बाद दोनों साइड डाइवर्जेंस कर दिया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ कर देंगे, और फिर दोनों का डाइवर्जेंस हुआ, ठीक है, हो गया। और हमें पता है आपका जीरो होता है, तो ये आपकी टर्म जीरो आ गई, जीरो का इक्वल हो गई ना। तो हमने क्या कर दिया, ये टर्म हम इस साइड ले जाएंगे, आपका न्यू नोट से न्यू नोट कैंसिल, तो आपकी ये टर्म आ गई। और कंटिन्यूटी से हम क्या पता चलता है, डेल डॉट जे प्लस करली रो अपॉन करली टी आपका जीरो होता है, तो ये भी आपका करली रो अपॉन प्लस करली टी के साथ ऐड में जीरो होगा, और ये आपका इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो आपकी टर्म आ गई ये। और गोज लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो रो की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो रो की वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, कर दी पुट। तो इसके बाद क्या कर लिया इन्हें, एप्सिलॉन नॉट डेल कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, इनटू क्या हो गया, कर लिया अपॉन कर ली टी हो गया। इसके बाद क्या कर लिया इन्हें, एप्सिलॉन नॉट ई के साथ ले लिया, डेल डॉट कर ली एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन कर ली टी होगा, ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो हमने लिख दिया डेल डॉट कर ली डी अपॉन कर ली टी हो गया। इसके बाद क्या कर दिया, डेल सीट आपका डेल कैंसिल, तो जे डैश की वैल्यू आ गई आपके, और ये वैल्यू आपने पुट कर दी इस इक्वेशन में, इसमें पुट कर दी। आपका डेल क्रॉस बी आपका क्या आ गया, न्यू नोट इंटू जे प्लस कर ली डी अपॉन कर ली टी आ गया, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हो गई। क्या कर दिया आपने, एक नई टर्म आई आपकी, जो आपने जे में ऐड कर दी, वो आपकी क्या कर ली डी अपॉन कर ली टी है, और ये आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है आपकी, ठीक है। और ये आपको क्या शो करती है कि आपकी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपका क्या है, स्पेस में इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, होगी ये। तो दोस्तों आपकी ये होगी मैक्सवेल की इक्वेशन होगी चारों, और ये तो हमने इसमें क्या पढ़ा, आपने मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ ली डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, जो आपने क्या कर दिया, मैक्सवेल की इक्वेशन को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो चारों इक्वेशन का आपने डेरिवेशन कर लिया। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रल फॉर्म और रहेगी, ठीक है ना।
तो चलो हम इसी लेक्चर में कर देते हैं इसको भी क्या छोटा छोटा, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या होती है मैक्सवेल की, डेल डॉट ई इजिकल टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास ये हो गया, इसका आपके पास ये हो गया, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल में आप क्या करते हैं, डीवी के साथ इसका मल्टीपल आई में आ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है आपका, डीवी आ जाएगा, साथ में इसका इंटीग्रल का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस साइड आ गया आपका वो। और आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में आपका रिलेशन होती है। तो ई डी एस का आपका सरफेस इंटीग्रल का किसका होगा, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल इसके इक्वल होता है स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या बताती है, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताती है। उसके अकॉर्डिंग आपका ई का सरफेस इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होगा, आपका डेल डॉट टी के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो आपने ये लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद इसने क्या क्या देखो, ये आपका क्या 1/ε आपने कॉमन ले लिया, रो डी वी आ गया। तो रो डी वी आपका क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसकी जगह आपने चार्ज पुट कर दिया, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये होती है, दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ई डी एस का सरफेस इंटीग्रल आपका इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इस वॉल्यूम इंटीग्रल की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, हो गई 1/ε आपने कॉमन ले लिया। रो डी वी आपका क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके इंटीग्रल फॉर्म में। इसके बाद क्या आपकी सेकंड इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका डेल डॉट बी आपका क्या होता है, जीरो होता है, हमें पता है। तो क्या कर दें, इसके दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तब देखो स्टोक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, बी का वॉल्यूम इंटीग्रल आपका सरफेस इंटीग्रल इसके इक्वल होता है। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। तो आपका ये आपकी सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, उसकी इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है ना, हो गया। ये सिंपल था। सेकंड इक्वेशन आपकी ये होती है, इसका क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल कर दिया। तो इसके बाद हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल आपका सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है इसके। तो इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपका जीरो आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो होती है, फैराडे लॉ होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो हमें पता आपका क्या होती है, डेल क्रॉस ई इजिकल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी होती है, ठीक है। दोनों साइड आपने क्या कर दिया, सरफेस इंटीग्रल कर दिया। तो इसका सरफेस इंटीग्रल आपके पास क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल का साइन डेल क्रॉस ई डी एस। इसी तरह आपका इंटीग्रल का साइन डी एस आ गया, ठीक है। तो गॉस स्टोक थ्योरम आपकी क्या होती है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन होती है। तो आपका सरफेस इंटीग्रल आपका लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो इसकी जगह आपने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, होगी नहीं ये। तब हम क्या करेंगे, आपका देखो इसने क्या कर लिया, कर ली पी अपॉन कर ली टी आप बाहर ले आई। तो आपका क्या हुआ, पी डी एस का सरफेस इंटीग्रल हो गया ये। तो इसके बाद देखो आपका बी डी एस आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो आपने क्या कर लिया, ई का लाइन इंटीग्रल इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस कर लिया अपॉन कर ली टी, और बी फाई आ गया आपका ये, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, ई का लाइन इंटीग्रल माइनस कर्ल फाई अपॉन कर्ल टी आ गया। ये आपकी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म हो गई, ठीक है ना, आ गई ना आपको। ये आपकी क्या होती है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है। दोनों साइड आपने सरफेस इंटीग्रल कर दी। स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल आपका लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आपने ये लिख दिया, हो गया ये। कर ली अपन कर ली टी आपने कॉमन ले लिया, आपका बी डी एस आ गया। बी डी एस का आपका सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो पुट कर दिया आपने, 5 पुट कर दिया, ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना, इंटीग्रल फॉर्म आ गई मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। अब आपकी फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, ये होती है डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या कर दिया, दोनों साइड सरफेस इंटीग्रल कर दिया, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो आपका स्टोक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ये सरफेस इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होगा, वो ये लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो इसकी जगह आपने पुट कर दिया, हो गया ये।
तो इसके बाद देखो आपका डी आपका किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल होता है। डी की जगह आपने एप्सिलॉन नॉट ई पुट कर दिया, तो ये आपकी क्या आ गई, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन आ गई इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना तो वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट को शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म भी। तो दोस्तों आपका मैक्सवेल की इक्वेशन का आपका ये टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आपके पास पूछ सकते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन कौन कौन सी होती है, जैसे 4 नंबर में वो मतलब कंपलसरी पार्टी में आएगा। तो आपके पास क्या पूछ सकते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती हैं, तो आपको ये लिखनी है, ठीक है। तो आपके पास पूछ ले मैक्सवेल की इक्वेशन बताओ आप इंटीग्रल फॉर्म में, तो आपकी इंटीग्रल फॉर्म में आपकी ये होंगी। और यदि वो ड्राइव करनी आ जाती हैं तो आप इनसे करेंगे, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई ड्राइव करके बतानी है आपको, ठीक है ना। तो आपको इनका अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। छोटा कंपलसरी है तो आपको सीधी इक्वेशन लिखनी है, और बड़ा है तो आप क्या करेंगे, इनको ड्राइव करके बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।